हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस लेक्चर। आज हम किरण प्रकाश की में जो पीछे स्टडी किया था, आपने स्टडी किया था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को लर्न किया था। मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण घर से करेंगे। मैं उसको वहां से लेता हुआ उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण आपको सिखाते हुए और आगे चलते हैं। तो प्रीवियस में लेक्चर में आपने सीखा कि प्रकाश क्या है, अवतल दर्पण, गोली दर्पण क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, ये दो प्रकार के क्यों बनते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, कोई जो प्रतिबिंब है वह आभासी कब कहा जाएगा, वह वास्तविक कब कहा जाएगा, आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर को समझा आपने। चिन्ह परिपाटी को समझा कि चिन्ह हमें किस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव कंसिडरेशन किस प्रकार से की जाती है वो आपने वर्णन किया। प्लस आपने जो लास्ट में पढ़ा था वो पढ़ा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। 6 स्थितियां थी, 6 स्थितियों को हमने यहाँ किरण आरेख बनाया था और सबको एक्सप्लेन किया था। अब हम वहां से स्टार्ट करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियां हैं। अवतल में तो थी 6 और उत्तल में कितनी है? उत्तल में है केवल 2। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, तो केवल 2 स्थितियां हैं यहाँ उत्तल दर्पण के लिए। वो कौन कौन सी हैं? एक बार तो जो वस्तु है वो वस्तु अनंत पर रखी जाएगी और दूसरी बार में वह वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं भी रखी हो। यही 2 स्थितियां हैं केवल। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति यहां लिख लेते हैं। वस्तु की स्थिति, किरण आरेख बना लेते हैं यहां। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर से नहीं है, प्रकृति मतलब किस प्रकार का बना है। ठीक है, आभासी है, वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, छोटा है, बड़ा है, कहां बना हुआ है, ये उसकी प्रकृति है। वस्तु की स्थिति फर्स्ट कंडीशन में यू, वस्तु की स्थिति यू से लिखते हैं और हमने वस्तु को रखा है कहां? अनंत पर। किरण आरेख बनाते हैं इसका। ये उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, इधर साइड में लिख लेते हैं ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो क्योंकि यहाँ जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेंगे दर्पण के पीछे, इसलिए मैंने उसको आगे बढ़ा दिया है। डार्क से बढ़ाते हैं आप। ठीक है, ऐसे ये सबसे पहले हमने वस्तु को रखा है अनंत पर। तो अनंत की स्थिति आपको क्लियर है कि अनंत से सदैव समांतर किरणें आती हैं। कैसी किरणें आपतित होती हैं? समांतर किरणें आपतित होती हैं। ऐसे ये समांतर किरणें आपतित हो गई। ठीक है, समांतर किरणें आपतित होने के पश्चात वो परावर्तित जो होंगी, वो परावर्तित होने के पश्चात कहां से गुजरती हैं? वो फोकस से चली जाती हैं। कहां से जाती हैं? वो फोकस से। अब आप कहेंगे यहाँ ये तो फोकस से गई नहीं, अब ये ऐसे थोड़ा लौट के आएंगी, ये परावर्तित तो उधर चली जाएंगी इस प्रकार से। तो ये जो इनका जो द्वितीय फोकस है, ये यहां से ये इस तरफ से ये पॉइंट इस पर जाकर मिलती है। ये थोड़ा सा इसको सही बना देंगे आप इस प्रकार से। ठीक है, तो ये यहां मिली, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां हुआ? ये प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, यहाँ प्रतिबिंब बन गया ये प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब यहां बनाया तो ये प्रकृति क्या कहे इसके बारे में? वास्तविक है या आभासी है? पहला तो ये आभासी है। क्यों आभासी है? दर्पण के पीछे बन रहा है।
कैसे, उल्टा है या सीधा? सीधा बनेगा। जब भी आभासी बने तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ध्यान रखना इस चीज को। छोटा है बड़ा है? छोटा है। कहां बन रहा है? ये बन रहा है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन थी इसकी। दूसरी सिचुएशन क्या है? वस्तु कहां रखी हो? अनंत व ध्रुव के मध्य, कहीं पर भी रख दो। ठीक है, अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर रखें, उन सबकी एक ही कंडीशन निकलेगी। ये मुख्य अक्ष बना दिया, फोकस, वक्रता केंद्र, वस्तु रख दी, किरण आपतित हो गई है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुई है, ये ध्रुव है यहां। अब जो यहां से आपतित हुई है वो परावर्तित वैसी हुई जैसे पहले हुई थी। सपोज करो यहां एक फोकस है तो ऐसे ले आना इसको, इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। ये टेढ़ी आ रही है, ये आप स्केल से खींचोगे थोड़ा ऐसे परेशानी नहीं आएगी आपको। ये मार्कर इस पर थोड़ा स्लाइड कर रहा है। इस तरीके से अभी थोड़ा सीधी नहीं है, आप स्केल रखोगे तो आपको एकदम सीधी बनेगी। ये इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, तो ये परावर्तित हो गई। ध्रुव पर लेके जाओ, जिस कोण से आपतित होगी उसी कोण से परावर्तित भी हो जाएगी। ये परावर्तित हो गई, ये आपतित हुई थी, तो आगे जाके तो ये मिलने वाली है नहीं कहीं परावर्तित किरणें। इनको पीछे हटा लो तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई, तो ये प्रतिबिंब बन गए। ये मान लो वस्तु ए बी है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब प्रतिबिंब कैसा है? यहाँ ये प्रतिबिंब पीछे है तो आभासी है, सीधा दिख रहा है, इससे थोड़ा छोटा है। ठीक है ना, और कहां बना है? दर्पण के पीछे। तो वही सारी कंडीशन यहाँ भी क्या है? ये आभासी है, पहली चीज आभासी, सीधा है, छोटा है और दर्पण के पीछे। समझ में आएगा आपको? तो ये दो ही कंडीशन है यहाँ उत्तल दर्पण के केस में। तो हमने ये दो प्लॉट कर लिए, आप रे डायग्राम अपने घर पे बना लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो किरण आरेख बना लो पहले। ये अवतल दर्पण बना लिया, मुख्य अक्ष को ये किरण ले आओ, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित कर दो। जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है उसको तो कहां से आना है? फोकस से जाना है। ये वक्रता केंद्र और ये फोकस, तो ये फोकस से परावर्तित किरण को निकाल देंगे। यहां लिख देते हैं फोकस से ये परावर्तित किरण। अविलंब कहां से खींचा जाता है? सदैव वक्रता केंद्र से। कारण क्या है उसका मैं आपको बताऊंगा अभी।
देखो ये जो अवतल दर्पण बना है कांच के खोखले गोले से बना हुआ है, ऐसे इसका जो केंद्र होता है वही इसका वक्रता केंद्र होता है, सही है ना। और केंद्र से कोई भी जो रेखा खींची जाती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो अभिलंब कहां से खींचा जाएगा? केंद्र से, इसलिए मैंने यहाँ पे ये अभिलंब खींचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसकी थ्योरी के बारे में सुने डायग्राम में। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे अवतल दर्पण का चुनाव करते हैं जिसकी वक्रता त्रिज्या बहुत कम हो, ठीक है, जिसका द्वारक बहुत छोटा है। द्वारक क्या है? बहुत छोटा। किरण आरेख चित्र में प्रदर्शित है। किरण आरेख क्या है? चित्र में प्रदर्शित है। ये आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। तो देखो आप ये देख रहे हो ये दोनों एकांतर कोण है यहाँ पे, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होने चाहिए। ये कोण भी क्या होगा? आई, सही है ना। ये चीज में आई, क्या लिखना है हमें? फोकस दूरी व वक्र त्रिज्या में संबंध ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे अवतल दर्पण का चुनाव करते हैं जिसका द्वारक बहुत छोटा हो अथवा जिसकी वक्र त्रिज्या बहुत कम हो, ठीक है। किरण आरेख चित्र में प्रदर्शित है जिसमें किरण बिंदु M पर आपतित हो रही है तथा परावर्तन होने के पश्चात वो फोकस से गुजर रही है। आपतन कोण I है, वो परावर्तन कोण क्या है? R। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कोण I आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण I बराबर क्या होगा? कोण R के, मतलब I और R बराबर, तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। अतः त्रिभुज MCF में कोण MCF बराबर हुआ कोण CMF के, ठीक है ना। बराबर कोई सा भी, चाहे तो कोण I लिख दो चाहे कोण R लिख दो, पता लग गया। तो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। अतः ये क्या हो गया इसमें? CF बराबर होगा FM के, CF बराबर FM, क्योंकि दो भुजाएं, दो कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर हो गई। इस प्रकार ये कैसा हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज MCF समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। हमने क्या बताया था शुरू में कि ऐसे द्वारक का चुनाव कर, ऐसे दर्पण का चुनाव करते हैं जिसका द्वारक बहुत छोटा अथवा जिसकी वक्रता त्रिज्या बहुत छोटी हो। मतलब क्या है कि यहां बिंदु M P के बहुत क्या होगा? समीप। यदि बिंदु M P के समीप हो तो क्या होगा? M P के नजदीक आ गया तो FM और FP क्या हो जाएंगे? बराबर। FM बराबर हो जाएगा किसके? FP के। देखो यहां से देखो CF किसकी इक्वल है? FM की। तो यहां से A लिख दो और इसको B लिख दो। समीकरण A और B से क्या कह सकते हो आप? CF बराबर FP। दोबारा से देखो, ये समझ में आएंगे तुमको। CF समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, दो कोण बराबर है तो दो भुजाएं बराबर कर दी। CF, ये कोण बराबर थे तो ये CF और FM बराबर हो जाएंगे। ये लिख दिया CF बराबर FM, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए क्यों? दो कोण बराबर समद्विबाहु हो गया, दो भुजाएं बराबर होंगी। अब यहां लिखा है कि यदि बिंदु M P के बहुत समीप है, क्योंकि द्वारक छोटा है इसलिए नजदीक आ जाएगा भाई, क्लियर सी बात है। तो FM बराबर हो जाएगा FP के। FM किसके बराबर हो गया? FP के। तो CF FM के बराबर था और FM किसके बराबर है? FP के। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो क्या? CF FP के बराबर हो गया, ऐसा ही है ना। तो ये दोनों बराबर हो गए, CF बराबर क्या हो गया? FP हो गया।
अब देखिए चित्र की ज्यामिति से स्पष्ट है सीपी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। देखो सीपी बराबर क्या है, सी एफ प्लस एफ पी, और सी एफ किसके बराबर है, एफ पी के। यहां से लिख लिया ना आपने। अतः या तो ये लिख दो हम जानते हैं, या उपरोक्त समीकरण से सी एफ का मान यहां रखने पर, उपरोक्त समीकरण में सी एफ का मान रखने पर, तो सीपी बराबर एफ पी और ये भी एफ पी, तो 2 एफ पी हो गए, सीपी बराबर 2 एफ पी हो गया। अब इनको लिख लो, ये फोकस दूरी है तो ये माइनस एफ हो गई, क्यों इधर है ना इसलिए ऋणात्मक चिन्ह ले रहा हूं। आपको बताया था कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में चलोगे तो ऋणात्मक, तो सारी दूरी ऋणात्मक आएंगी यहाँ। और ये यहां से सीपी क्या होगी, माइनस आर, पहले रख दो, माइनस आर बराबर माइनस 2f, माइनस माइनस कट गया, तो एक रिलेशन यही आ गया आपके पास, r बराबर 2f। ऐसे लिख सकते हो, और आप f को लिख सकते हो f इक्वल टू r बाई 2। ये ज्यादा काम में आता है। फोकस दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया रहता है कि किसी दर्पण की वक्र त्रिज्या 100 है, 50 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, आधी हो जाती है। तो क्या संबंध है, फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है, या वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यही संबंध था। समझ में आ गया सबको, अच्छे से समझ लेंगे। इसकी थ्योरी यही थ्योरी है कि यहाँ हम छोटे द्वारक के उत्तल दर्पण का चुनाव करते हैं। चित्र में किरण आरेख प्रदर्शित है जिसमें एक आप किरण बिंदु एम पर आपतित हो रही है, परावर्तन एफ से गुजर रही है तथा एम सी एक अभिलंब है। कोण आई आपतन कोण है, कोण आर परावर्तन कोण है। हम जानते हैं परावर्तन के नियम से दोनों बराबर होंगे, तो दोनों बराबर है, तो ये कोण भी इसके बराबर होगा। ठीक है, एकांतर कोण है, या लिख देना आप एक लाइन में लिख देना, कोण ये वाला एम सी एफ बराबर कोण आई, क्योंकि एकांतर कोण है इसलिए। तो कोण बराबर है कोण आई के, तो भुजाएं बराबर कर दी, बिंदु एम पी के समीप आ जाएगा, तो ये एफ एम जो था ये एफ पी के बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर कर दिया। ये बस ये चीज लिखनी थी हमें, एफ एम एफ पी के बराबर आ गया, और सी एफ किसकी इक्वल एफ पी के, एफ एम की, तो सी एफ डायरेक्टली होगा किसकी इक्वल, एफ पी के। ये आ गया। अब आपको दिख रहा है कि सीपी बराबर क्या है, सी एफ प्लस एफ पी। बस इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे रख दिया, तो सीपी बराबर रख दिया जरा सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ का मान एफ पी बराबर एफ पी 2 एफ पी हो गया, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो आर इक्वल टू आ गया एक तो रिलेशन 2f, सेम रिलेशन है, एफ में टर्म्स में लिखना चाहे तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया सबको स्टूडेंट्स? तो ये हमने फोकस दूरी वक्र त्रिज्या में संबंध को लर्न किया, किस प्रकार से हम इस व्यंजक को व्युत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, दर्पण समीकरण। इसकी बात करेंगे अब हम, दर्पण समीकरण। देखिए दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण आपने 10th में पढ़ा था, क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण समीकरण है, ये हमने पढ़ा था। अभी प्रतीकी नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो किरण आरेख बना लें। थ्योरी क्या लिखोगे, यहाँ थ्योरी लिखोगे, चित्र में किरण आरेख प्रदर्शित है, ठीक है, जिसमें बस जैसा दिख रहा है वैसी थ्योरी लिख देंगे आप। ये ध्रुव हो गया, फोकस सी, यहां ये तो फोकस हो गया, और ये वक्रता भी। यहां रख देते हैं वस्तु को, वस्तु को रख दिया, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित हो गई है, ठीक है। अब इस किरण से समानांतर आई है, उससे हम इसको कहां से गुजारते हैं, फोकस से, क्योंकि परावर्तित हुई है वही। मुख्य अक्ष से समानांतर जब भी कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन परिषद कहां से जाती है, वो फोकस से गुजरती है। दूसरा ध्रुव पर ले आओ एक किरण, ध्रुव पर ले आए, ध्रुव पर लेने के बाद हमने इसको परावर्तित कर दिया, ऐसे ही परावर्तित हो गई किरण,
तो यहां ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया इस जगह। ये वस्तु थी मान लो ए बी, ये प्रतिबिंब हो गया आपका ए डैश बी डैश। पहले किरण आरेख समझो, वस्तु रखी हुई है, कहां रखी है? ये वक्रता केंद्र के ठीक पीछे रखी हुई है। एक मुख्य अक्ष समांतर लाई फोकस से निकाल ली, एक ध्रुव पर लाई तो उसी कोण से परावर्तित हो गई। तो इस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण यहां हो गया एफ और सी के मध्य में ए डैश बी डैश। थ्योरी में क्या लिखेंगे? किरण आरेख चित्र प्रदर्शित है जिसमें वस्तु ए बी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अनंत व सी के मध्य स्थित है तथा इससे आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात ए डैश बी डैश प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य उल्टे प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। दोबारा सुने, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर वस्तु ए बी वक्रता केंद्र अनंत के मध्य स्थित है, इससे आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य उल्टे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का निर्माण करती हैं। समझ में आ गया? यहां तक ये हमारी इसकी थ्योरी थी किरण आरेख की। अब हमें यहां जो दो सर्वांग समत्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हो या एक जैसे समरूप जो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं उनको देखो। समरूप त्रिभुज देखो, मैं दो पेयर ले रहा हूं, एक ये रहा, वन वन लिख दिया मैंने। कौन कौन से समरूप त्रिभुज? कौन कौन से? ए बी पी व ए डैश बी डैश पी से। ध्यान दो, ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये कौन दोनों बराबर हो गए, ये दोनों घनिष्ठ है। समरूप त्रिभुज दोनों के दोनों, ठीक है। सर्वांग संघ तो नहीं कह सकते, सर्वांग संघ जब होते हैं सारी चीजें क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो देखो यहां से ले रहे हैं आप ए डैश बी डैश, इसकी ऊंचाई बटे इसकी ऊंचाई बटे ए बी बराबर इसका आधार बटे इसका आधार। उसका आधार क्या है? बी डैश पी, इसका आधार क्या है? बी पी। एक समीकरण बना दो, ठीक है। दूसरा समीकरण के लिए आप त्रिभुज का चुनाव करो, यहां ये पॉइंट एम डाल दो, एम पी एफ व ए डैश बी डैश एफ, ये दो डाल देना उसको, दो, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं? एम पी एफ व ए डैश बी डैश एफ से इसकी ऊंचाई ए डैश बी डैश बटे उसकी एम पी बराबर इसका आधार बी डैश एफ बटे उसका आधार एफ पी। अब देखो एमपी की जो ऊंचाई वो किसकी इक्वल है? ए बी की इक्वल है। क्या लिख देंगे? चित्र की ज्यामिति से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? ए बी बराबर एम पी, ठीक है। तो यहां पर कर देंगे, अतः ये क्या हो गया? ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश एफ बटे हो गया एफ टी के। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 से देखें, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। समीकरण 1 व 2 से ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड ये रही दोनों की, तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। मतलब बी डैश पी बटे बी पी बराबर बी डैश एफ बटे एफ पी, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये जो रखा है, अब इसमें हमें केवल इनके मान रखने हैं। बी डैश पी क्या है, बी पी कितना है, बी डैश एफ कितना है और एफ पी कितना है, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ ये फोकस दूरी है माइनस एफ हो गई, ये सी तक की वक्रता त्रिज्या माइनस आर हो गई, ये प्रतिबिंब बनाए यहां तो ये माइनस बी हो गया, ये वस्तु रखी है यहां लिख देता हूं इसको, तो ये माइनस यू हो गया, ठीक है। ये दूरी क्या हो गई? माइनस यू। अब देखो यहां इसको समीकरण डाल दो, बी डैश पी चित्र की ज्यामिति से बी डैश पी बराबर
बी डैश पी किसके इक्वल है, माइनस वी। दूसरा बीपी बराबर, बीपी का मान रख लो, बीपी कितना है, बीपी हमारे पास ये रहा माइनस यू। और बी डैश एफ देखो, बी डैश एफ ये रहा, तो ये बी डैश पी माइनस एफ पी, तो ये क्या हो गया, बी डैश पी कितना है, माइनस का वी, और ये एफ है माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो गया ये बी डैश एफ हो गया एफ माइनस वी। एक टर्म और बची आपकी एफ टी, एफ टी क्या है, एफ टी तो फोकल लेंथ है माइनस का एफ, तो एक तो ये मिल गई और ये रही बाकी चार। समीकरण ए में बी डैश पी, बीपी, बी डैश एफ व एफ पी के मान रखने पर, मान रखो बी डैश पी क्या है, बी डैश पी है माइनस का वी, बी डैश पी माइनस वी है, बीपी क्या है माइनस का यू, बराबर बी डैश एफ ये रहा एफ माइनस वी, एफ टी क्या है, सॉरी ये रहा एफ टी क्या है माइनस का एफ, माइनस माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के वी एफ ये वाला यू के साथ चला जाएगा, यू एफ माइनस यूवी, ठीक है। तो यूवी को तो इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो यू एफ प्लस वी एफ हो गया, एफ कॉमन ले लो, तो यूवी बराबर एफ कॉमन ले लिया, यू प्लस वी, एफ को इधर ले आओ, तो यूवी बटा एफ बराबर यू प्लस वी, इस यूवी को इधर ले जाओ, तो एक बटे एफ बराबर यू ओवर यूवी प्लस वी ओवर यूवी, वी कट गया, यू यहां कट गया, तो 1 अपॉन एफ बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। यही क्या है, दर्पण समीकरण। क्या है ये, दर्पण समीकरण। दोबारा से ध्यान दो, थ्योरी वही, समरूप त्रिभुजों का चुनाव करना होता है। पहले आपको दो समरूप त्रिभुज ये ले लिए, पहले ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, तो उसकी ऊंचाई ए डैश बी डैश बटे उसकी ऊंचाई ए बी, ये रहा, इसका आधार बी डैश पी और इसका आधार बी पी, ये लिख दिया इक्वेशन। फिर दूसरा समरूप त्रिभुज एम पी एफ व ए डैश बी डैश एफ से, इसकी ऊंचाई ए डैश बी डैश, इसकी ऊंचाई एम पी हो गया, ठीक है। इसका आधार बी डैश पी और इसका आधार हो गया एफ पी, तो समीकरण 2 बन गया ये वाला। इसमें एम पी इक्वल टू रख दिया किसके, ए बी के, क्षेत्र से दिख रहा है ए बी बराबर एम पी के, तो यहाँ रख दिया ए डैश बी डैश बटे ए बी हो गया, ये एम पी के बराबर वही राइट हैंड साइड टर्म जो आ रही थी वो, तो समीकरण 2 बन गया। और समीकरण 1 और 2 को देखो आप, क्या दोनों के ये बाएं पक्ष हैं, ए डैश बी डैश और ए बी बराबर है, ए डैश बी डैश और ए बी है, ए डैश बी डैश और ए बी यहाँ भी है, दाहिने पक्षी बराबर होनी चाहिए, समीकरण को 2 से। अब इन दोनों के दाहिने पक्ष को हमने क्या कर दिया है, यहाँ बराबर रख दिया, तो यहाँ ये समीकरण मिल गया आपको। अब इसमें आपको बी डैश पी, बीपी, बी डैश एफ और एफ पी के मान रखने हैं। चित्र को देखते जाओ वहां से, तो मैंने बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब बना हुआ है, तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस की, क्यों इधर है सारी दूरियां सामने, तो आपको ध्रुव से कैसे चलना पड़ेगा, आपकी किरण की ठीक विपरीत दिशा में, इसलिए ये दूरियां कैसी हैं, ऋणात्मक ली हुई है। वरना ये अगर इधर होती तो कैसे लेते हम, धनात्मक, तब तो हमें ध्रुव से इधर जाना होता, तो ध्रुव से अगर इधर जाते तो दूरियां धनात्मक होती, क्यों हम आपकी किरण की दिशा में जाते हैं। अभी हम कैसे जा रहे हैं, आपकी किरण की विपरीत दिशा में, तो ये दूरियां सारी ऋणात्मक है। बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी है, एफ पी फोकस दूरी माइनस का एफ हो गया, ये बीपी वस्तु की दूरी यू से लिखे थे माइनस का यू हो गया, ये वक्र त्रिज्या है, सॉरी यहां तक की आ, तो माइनस आर लिख दिया उसको, बस यहां से दूरियों को लिख दिया मैंने यहाँ पे समराइज करके, उन दूरियों को समीकरण ए में रखा, समीकरण ए में रखने पर ये रिजल्ट मिल रहा है। मैंने इनका वज्रगुणन किया, यहाँ पे वज्रगुणन किया, ये मिला, तो एफ यहाँ से कॉमन ले लिया, एफ यहाँ जाएगा भाग में, इस यूवी को फिर इनके लिए भाग में भेज दिया, तो ये टर्म मिलेगी आपको 1/f = 1/v + 1/u।
समझ में आपको दर्पण समीकरण? तो इस दर्पण समीकरण से अब आपको निकालना है आवर्धन क्षमता। क्या ज्ञात करनी है? आवर्धन क्षमता। यहीं से आगे पूछ जाता है, हमसे डायरेक्शन पूछा जाएगा, दर्पण समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का समीकरण भी या सूत्र भी व्युत्पन्न कीजिए। तो अब देखेंगे आप यहां से आवर्धन क्षमता, यही कर दे रहा हूं मैं, इधर कर दे रहे हैं। आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता, इसको m से तो लिखा जाता है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता। प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से लिखा जाता है और वस्तु की ऊंचाई को h से। चित्र को देख लो, ये h डैश और ये है h, तो ये तो धनात्मक होगा और ये कैसा है? ऋणात्मक। क्यों है ऋणात्मक? ये क्योंकि ये कैसे है? मुख्य अक्ष के नीचे, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है, ऊपर वाली धनात्मक, तो ये ऋणात्मक हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 को देखो, क्या आपको यही मिल रहा है? देखो a डैश b डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई। तो ये हमें क्या हो गई? आवर्धन क्षमता। समीकरण 1 से a डैश b डैश ओवर ए बी बराबर है b डैश p बटे bp, ठीक। a डैश b डैश क्या हो गया? माइनस h डैश बटे h बराबर b डैश p, b डैश p क्या है? माइनस v, और वो क्या है? bp, माइनस का u, माइनस माइनस कट गया, तो माइनस के h डैश ओवर h बराबर क्या आ गया? v बाई u, ठीक है। हमें चाहिए ऊंचाई का अनुपात केवल, यहां कर दे रहे हैं, तो यहां से h डैश ओवर h क्या आ गया? माइनस के v बाई u, तो m बराबर क्या हो गया? माइनस का v बाई u। तो आवर्धन क्षमता आप इससे ही याद कर सकते हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु ऊंचाई से अनुपात निकाल लेंगे। यानी हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हो और वस्तु की ऊंचाई दी हो, तब भी हम आवर्धन क्षमता याद कर सकते हैं। आवर्धन क्षमता का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु की तुलना में कितना है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, वो कहलाती है हमारी आवर्धन क्षमता। और ये मैथमेटिकली कैसे लिखी जाती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता। इस प्रकार से हमने यहाँ समीकरण ये लिख दिया। सूत्र तो पहले माइनस h डैश अपॉन h, समीकरण 1 में देखा इसी से, तो ये हमें मिल रहा है यहाँ, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और यहाँ ये तो देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई है a डैश b डैश, और ये किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई। बस ये चाहिए था, यहाँ रख दिया, तो मुझे ये मिल गया यहाँ से m बराबर माइनस का v बटा u। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आगे का डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस दर्पण समीकरण पर बेस्ड हैं, और बहुत सारे समीकरण जो m पर बेस्ड हैं, यानी आवर्धन क्षमता पर बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में, इससे आगे वाला जो भी चीजें हैं। आप जब तक इनको जितना हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और आज जो डिस्कस किया है उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ये दो चैप्टर्स 11th और 12th, एक तो 11वां अध्याय और एक 12वां तरंग प्रकाश की, ये 11 नंबर 11.5 नंबर के रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों चैप्टर, अच्छे से तैयार कर लो आप इन्हें, तो आप 11.5 नंबर बहुत हलवा है एकदम। क्योंकि प्रकाशिकी आपने पहले 10th क्लास में भी लर्न की हुई है, तो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे थोड़ा इजी टॉपिक को स्टार्ट कर दें, इसलिए थोड़ा सा ये इजी स्टार्ट किया है। आप इनको अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।